हेलो हेलो एवरीवन। ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार। और इस चैनल के माध्यम से मैं टीजीटी, पीजीटी, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और सिविल सर्विसेज की तैयारी कराऊंगी। लेक्चरर जीआईसी और टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो पहले पीसीएस की परीक्षा हुआ करती थी, जिसमें एक पेपर जो है विषय से संबंधित होता था ऑब्जेक्टिव टाइप में और एक जीएस से संबंधित होता था। तो जो पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा राजनीति विज्ञान के है, उसके प्रश्न पत्र को हल कराऊंगी, क्योंकि प्रायः यह देखा गया है कि इन परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं, इन्हीं प्रश्नों को दोबारा पूछ लिया जाता है और बहुत सारे प्रश्न दोहराए गए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रश्नों को सॉल्व करने से हमें जो है प्रश्नों को हल करने में काफ़ी सहायता मिलेगी और हम प्रश्नों को अधिक शुद्धता से हल कर पाएंगे। तो आइए आज हम सॉल्व करते हैं राजनीति विज्ञान यूपी यूडीए एलडीए सॉल्व पेपर 2001। इसके अंतर्गत हम कुल 120 प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, कौन प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धांत का पोषक नहीं है? तो हीगल जो है एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादक है और हीगल ने जो है कहा था कि संप्रभुता विभाजित नहीं हो सकती है, और बाकी लिंडसे, लास्की, क्रैब ये बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक हैं और इनके अनुसार संप्रभुता अन्य शब्दावली में भी विभाजित की जा सकती है। अगला प्रश्न है कि संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों पर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति होती है जिसके ऊपर विधियों का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। ये संप्रभुता की बहुत प्रचलित परिभाषा है और इसे जीन बोंदा ने अपनी पुस्तक 6 बुक्स ऑन दी रिपब्लिक में 1576 में दी थी। और संप्रभुता की अच्छे से व्याख्या जो है सर्वप्रथम जीन बोंदा ने ही की थी। अगला है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसको देखते हैं। संप्रभु का आदेश ही विधि है, ये कहा है आपके जो है ऑस्टिन ने। तो पहले को तीसरे से मिला दीजिए। प्रकृति ने मनुष्य को 2 संप्रभु स्वामियों सुख तथा दुख के अधीन रखा है, ये कथन है आपका बेंथम का। न्याय एक व्यक्ति द्वारा अपनी क्षमता तथा प्रशिक्षण के अनुसार अपने कर्तव्यों को संपादन है, ये है प्लेटो का। एक संविधान वास्तव में एक सरकार होता है, ये कथन है अरस्तू का। तो इसके अनुसार विकल्प सी आपका सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बोंदा आधुनिक नहीं बन सका किंतु वह मध्ययुगीन भी नहीं रहा। बोंदा के संबंध में ये कथन जो है सेबाइन का है। सेबाइन कहते हैं कि बोंदा जो है आधुनिक नहीं बन सका किंतु वह मध्ययुगीन भी नहीं रह सका है। अगला प्रश्न है, जॉन ऑस्टिन ने अपने प्रभुसत्ता के सिद्धांत के प्रतिपादन में प्रभावित हुए हैं किससे? जॉन ऑस्टिन जो है हाब्स तथा बेंथम से प्रभावित हुए, क्योंकि सर्वप्रथम संप्रभुता का जो वैधानिक दृष्टि से जो अध्ययन है वो टॉमस हाब्स ने किया। जेरेमी बेंथम ने भी संप्रभुता का अध्ययन वैधानिक दृष्टिकोण से किया और इस शब्द की वैधानिक दृष्टि से सर्वोत्तम व्याख्या जॉन ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस 1832 के अंतर्गत किया। और उन्होंने कहा कि संप्रभुता की व्याख्या इस प्रकार दी, यदि एक निश्चित मानव श्रेष्ठ जो अपने सिवा किसी अन्य प्रभु की आज्ञा का पालन करने का आदि नहीं है, बल्कि जो समाज के अधिकांश समूह से स्वाभाविक रूप में आज्ञा पालन प्राप्त करता है, वह निश्चित मानव प्रभु उस समाज में प्रभु सत्ताधारी है और वह समाज उस उच्च मानव सहित राजनीतिक व स्वतंत्र समाज होगा। अगला प्रश्न है कि व्यक्ति को संप्रभु की अवज्ञा करने का अधिकार है यदि संप्रभु व्यक्ति के को यह आदेश दे कि वह अपनी हत्या कर ले, अपने को घायल कर ले अथवा अपना अंग भंग कर ले अथवा उनका प्रतिरोध न करने का आदेश दे जो उस पर हमला करते हैं, अर्थात उसे भोजन, वायु, औषधि अथवा किसी ऐसी वस्तु का उपयोग करने से मना करे जिसके बिना वह जीवित नहीं रह सकता। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है हाब्स का है। हाब्स ने कहा था कि व्यक्ति के आत्मरक्षा का अधिकार ही सर्वोपरि है और सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन भी हाब्स ने आत्मरक्षा के आधार पर किया था। और उसने कहा था कि जो लेवियाथन है, जिसको निरंकुश राजतंत्र कहा जाता है, उसको सभी अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन एक अधिकार नागरिकों को भी प्राप्त है कि वो आत्मरक्षा के लिए जो है वो संप्रभु की उल्लंघन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्राकृतिक अवस्था शांति, सुरक्षा, पारस्परिक सहायता तथा सद्भाव की अवस्था थी। उसकी एकमात्र दुर्बलता यह थी कि उसमें प्राकृतिक अधिकारों को लागू करने वाले दंडाधिकारियों का अभाव था। प्राकृतिक अवस्था का इस प्रकार चित्रण प्रस्तुत किया है। तो साथियों, इस प्रकार का जो चित्रण है वो सामाजिक समझौता के प्रतिपादक जॉन लॉक ने किया था। जॉन लॉक का मानना था कि जो प्राकृतिक अवस्था थी वो शांतिपूर्ण थी, लोग सुखी थे, संपन्न थे, लेकिन उस पे जो है जो प्राकृतिक अधिकार थे इनको व्याख्या करने, इनको लागू करने और एक निष्पक्ष सत्ता का अभाव था। इसलिए सामाजिक समझौते सिद्धांत की आवश्यकता हुई। किसने राज्य की निम्न परिभाषा दी? राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक संगठन है जिसका लक्ष्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। तो यह बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है राज्य के संबंध में परंपरागत परिभाषा के अंतर्गत। अरस्तु ने यह परिभाषा दी है। और अगला कथन है, किसने कहा है कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? तो यह कथन भी अरस्तु का है, क्योंकि अरस्तु की धारणा थी कि यद्यपि काल के अनुसार अगर देखा जाए तो और ऐतिहासिक दृष्टि से देखा तो राज्य का जन्म परिवार तथा ग्राम के बाद हुआ है, परंतु तार्किक दृष्टि से यदि देखा जाए तो राज्य का जन्म व्यक्ति से पहले हुआ है। तो इसी का उसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी है? बहुत ही परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5040। प्लेटो ने जो है अपनी जो कृति लाज है उसमें बताया था कि जो राज्य की जनसंख्या है वो 5040 होनी चाहिए। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक विधि का तात्पर्य है। हाब्स के अनुसार जो है जो प्राकृतिक विधि का जो तात्पर्य वो विवेक की एक सम्मति है। हाब्स कैसा विचारक था? एक समाजवादी था, आदर्शवादी था, एक व्यक्तिवादी था, एक उदारवादी था। तो साथियों, हम सभी जानते हैं कि जो है हाब्स एक व्यक्तिवादी विचारक था, क्योंकि वो राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को जो है आत्म संरक्षण के लिए विद्रोह का भी अधिकार प्रदान करता है। किसने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया? तो निरंकुश राजतंत्र का समर्थक हाब्स ने किया। सीमित राजतंत्र का समर्थन जो है लॉक ने किया है। और लोकप्रिय जो है संप्रभुता का जो प्रतिपादन है वो रूसो ने किया है। हाब्स के अनुसार सामाजिक समता समाप्त कर देती है मनुष्य की अहमवादी सुखवादी प्रवृत्ति को। टॉमस हाब्स ने निम्नलिखित में से किस एक को औचित्यपूर्ण सिद्ध करने के लिए सामाजिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो निरंकुश शासन के समर्थन के लिए जो है हाब्स ने जो है सामाजिक समता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। रूसो द्वारा वर्णित समान इच्छा की अवधारणा पूर्णतः उपेक्षा करती है। तो जो रूसो द्वारा वर्णित समान इच्छा की अवधारणा है वो प्रतिनिधि मूलक प्रजातंत्र के हितों की उपेक्षा करती है। जीन जैक्स रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा अविभाज्य है। सामान्य इच्छा जनमत की इच्छा नहीं है, बहुमत की इच्छा भी नहीं है, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित की भी इच्छा नहीं है, बल्कि सामान्य हित की सामान्य चेतना है। अतः कोई राष्ट्र प्रतिनिधि नियुक्त करता है, सामान्य इच्छा अपनी स्वतंत्रता खो देती है और अस्तित्वहीन हो जाती है। इस प्रकार रूसो की सामान्य इच्छा प्रतिनिधि मूलक प्रजातंत्र के स्थान पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की स्थापना करती है। एक राज्य के निर्माण के लिए भूभाग एक अपरिहार्य तत्व नहीं है। जैसा कि साथियों हम जानते हैं कि राज्य के 4 तत्व होते हैं। पहला है जनसंख्या, दूसरा निश्चित भूभाग, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता। लेकिन कुछ विचारक ऐसे हैं जो यह मानते हैं कि जो भूमि है वो राज्य के लिए आवश्यक नहीं है। तो इनमें है सीले, डुगवी, हाल, फेनविक। तो दिए गए विकल्पों में डुगवी हमारा सही विकल्प है। हाब्स के अनुसार जो है व्यक्ति संप्रभु से ऊपर है, संप्रभु जनता के प्रति उत्तरदायी है, संप्रभु दैवी विधियों से बाध्य है, संप्रभु कानून से ऊपर है। तो हाब्स के अनुसार जो संप्रभु कानून से ऊपर है। अगला प्रश्न है, हाब्स ने शासक की निरंकुशता को उचित सिद्ध किया है इस आधार पर कि एक राजा एक शाही व्यक्ति होता है, राजा को जनता ने चुना है, लोग शासन करने में अक्षम होते, मानव प्रकृति दोषपूर्ण तथा झगड़ालू होती है। तो हाब्स ने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत यह प्रतिपादित किया था कि मानव जो है स्वभाव से दोषपूर्ण और झगड़ालू होता है, इसलिए निरंकुश शासन के उसने उचित सिद्ध किया था। हाब्स का राजनीतिक दर्शन आधारित है। तो हाब्स का जो राजनीतिक दर्शन है वैज्ञानिक भौतिकवाद पर आधारित है। रूसो के राजदर्शन में सामान्य इच्छा प्रतिनिधित्व करती है। तो जो रूसो की सामान्य इच्छा है वो जो ग्रीन की सामान्य हित की सामान्य चेतना है उसी का प्रतिनिधित्व करती है। हाब्स को व्यक्तिवादी कहा जाता है क्योंकि वह समझता है कि बौद्धिक आत्मरक्षा सामाजिक समझौता चाहती है। अगला प्रश्न है, अधिकार जीवन की वे दशा है जिनकी प्राप्ति के बिना कोई मनुष्य अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता है। तो अधिकारों की यह परिभाषा लास्की ने दी है। विधि का लक्ष्य स्वतंत्रता को नष्ट करना अथवा प्रतिबंधित करना नहीं है, बल्कि उसे संरक्षित अथवा संवर्धित करना है, क्योंकि समस्त मानव समाजों में जहाँ विधि नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। ये बहुत बार पूछा गया है कि जहाँ विधि नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। तो ये महत्वपूर्ण कथन जो है लॉक का है। अगला प्रश्न है,
लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक अधिकारों में शामिल है? तो लॉक ने 3 प्राकृतिक अधिकार माने थे: जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकार। और लॉक को आधुनिक उदारवाद का जनक माना जाता है और उसने अपनी पुस्तक टू ट्रीटाइजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट 1690 में जो है जिस चीज़ पे सबसे अत्यधिक बल दिया था वो था नागरिकों की जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार पे, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और उसने इसकी अलग से व्याख्या भी की है। किसने वितरणात्मक न्याय की अवधारणा का प्रतिपादन किया? तो वितरणात्मक न्याय जो है अरस्तु की अवधारणा है। शक्ति शासक को भ्रष्ट करती है, किंतु यदि शक्ति निरंकुश बन जाती है तो वह शासक को चौपट ही कर देती है, यह कथन है लॉर्ड एक्टन और बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए इसको याद कर लीजिए। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता कानून की विरोधी है, स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव, स्वतंत्रता उचित कार्य करने की सकारात्मक शक्ति है, स्वतंत्रता कुछ भी करने का लाइसेंस है। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रीन ने अधिकारों के संबंध में सकारात्मक परिभाषा दी थी और उसका कहना था कि स्वतंत्रता जो है व्यक्ति को जो है करने योग्य कार्यों को करने तथा उपभोग करने योग्य कार्यों का उपभोग करने की जो है शक्ति का नाम स्वतंत्रता है। अगला, आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता मात्र एक कल्पना है, यह किसने कहा है? तो ये कथन आपके GD कोल ने कहा है। स्वतंत्रता की अवधारणा की विवेचना में GS मिल ने मनुष्य के कर्मों को 2 समवर्गों में विभाजित किया है। तो साथ ही हम जानते हैं कि जो GS मिल है उन्होंने स्व संबंधी तथा पर संबंधी कार्यों में विभाजित किया है और उन्होंने कहा राज्य को जो है व्यक्ति के स्व संबंधी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि व्यक्ति अपने शरीर, आत्मा पर संप्रभु होता है और पर संबंधी कार्यों में उसी सीमा तक हस्तक्षेप कर सकता है जहाँ तक दूसरों को इससे नुकसान होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सकारात्मक स्वतंत्रता को विकासवादी स्वतंत्रता कहा है? तो साथियों जो है विकासवादी स्वतंत्रता कहा है मैकफर्सन ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे खोखली स्वतंत्रता तथा अमूर्त व्यक्ति का पैगंबर माना जाता है? तो अर्नेस्ट बार्कर ने JS मिल को कहा है कि मिल खोखली स्वतंत्रता तथा अमूर्त व्यक्ति का पैगंबर है। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि JS मिल जब स्वतंत्रता प्रदान करते हैं तो उस पर कई सारे प्रतिबंध लगा देते हैं, जैसे कि जो है व्यक्ति का शिक्षित होना, संपत्ति की जो है बाध्यता, तो ऐसी जो बाध्यताएं हैं जिसके कारण इनको कहा जाता है कि ये अनिच्छुक जो है जो स्वतंत्रता के वो है। और अर्नेस्ट बार्कर इन्हें खोखली स्वतंत्रता था अमूर्त व्यक्ति का पैगंबर मानते और CL बेपर ने JS मिल को एक असंतुष्ट प्रजातंत्रवादी कहा है। अगला प्रश्न है, जब ग्रीन कहते हैं कि राज्य का कार्य उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है तब वह आधारशिला रखते हैं उदारवाद की। देखिए जब जहाँ बात जो है राज्य के कार्यों की आती है तो ग्रीन जो है नकारात्मक उदारवाद का जो है स्थापना करते हैं और वो कहते हैं कि जो है राज्य का कार्य व्यक्ति के जो है जीवन के मार्ग में आने वाली जो है बाधाओं को दूर करना है क्योंकि व्यक्ति अपने हितों का निर्णायक स्वयं है। यदि राज्य उनके मार्ग की बाधाएं दूर कर दे तो व्यक्ति अपना सर्वोत्तम विकास स्वयं कर सकता है। अगला प्रश्न, JS मिल ने रचना की है। तो देखिए इसमें जो चारों कृतियाँ हैं उनके सबके बारे में जान लेते हैं। प्रिंस की रचना जो है आपके जो है मैकियावेली ने की है, मैकियावेली ने की है। सुम्मा थियोलॉजिका आपकी एक्विनाश की है। स्पिरिट ऑफ द लार्ज मॉन्टेस्क्यू की है और जो JS मिल की है कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये JS मिल की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा अब तक के वर्तमान समाजों के इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो ये जो है कार्ल मार्क्स ने कहा था। मार्क्स कहता है कि मार्क्स और एंजिल्स दोनों जो मानते हैं कि जो अब तक का इतिहास रहा है वो समाज रहा है, समाज का जो इतिहास रहा है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। और मार्क्स ने ऐतिहासिक परिवर्तन की प्रक्रिया में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में वर्ग संघर्ष की भूमिका पर विशेष बल दिया। मार्क्स का विश्वास था कि धनवान और निर्धन वर्गों के बीच का यह संघर्ष समाज के इतिहास में तभी से मौलिक महत्व की वस्तु रहा है जब से आदिम जनजाति समाज लुप्त हुआ, क्योंकि उस समाज में उत्पादन के साधन सबकी साझी संपत्ति होते थे।
साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है, ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है और इसे ये कहा है लेनिन ने। लेनिन मानते थे कि जो साम्राज्यवाद है वो पूंजीवाद की अंतिम व्यवस्था है। वो कहते हैं जब पूंजीवाद विकसित हो जाता है और अपने अंतिम चरण में पहुंच जाता है तो वो साम्राज्यवाद का रूप ले लेता है, और साम्राज्यवाद एक अत्यंत शोषणकारी व्यवस्था है और यहीं से इसके पतन का प्रारंभ हो जाता है। निम्नलिखित में से किस बिंदु पर फांसीवाद तथा साम्यवाद एक हैं? तो वे सर्वाधिकारीवादी राज्य के पोषक हैं। इस बिंदु पे दोनों जो है समानता रखते हैं। किसने आधुनिक लोक कल्याण के राज्य के सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त किया? तो जो है ग्रीन ने जो है कल्याणकारी राज्य के मार्ग का प्रशस्त किया है। यद्यपि कल्याणकारी राज्य पदबंध का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो आर्क बिशप टेम्पल की पुस्तक सिटीजन एंड चर्चमैन में किया गया था, और इसमें जो है सत्तावादी राज्य शब्द के विरोध में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेंथम के नाम से जुड़ा हुआ है? मनुष्य स्वभावतः एक राजनीतिक प्राणी है, ये कथन अरस्तु का है, ये बेंथम का नहीं है। पुष्पिन उतना ही सुखद है जितना कि काव्य पाठ, ये कथन बेंथम का है। राज्य ईश्वर की एक कृति है, ये हीगल ने कहा था। और जो है मनुष्य मुक्त पैदा होता है, ये कथन रूसो का है। तो पुष्पिन उतना ही सुखद है जितना कि काव्य पाठ, ये कथन है बेंथम का। ग्रीन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक हैं, तो वो राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं। किसने कहा कि मानव चेतना स्वतंत्रता को आधारभूत मानती है, स्वतंत्रता अधिकारों को जन्म देती है तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं? ये कथन ग्रीन का है, और ग्रीन की इसी जो है अवधारणा को अर्नेस्ट बार्कर ने अत्यंत सुंदर शब्दों में व्यक्त किया था कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती, स्वतंत्रता में अधिकार नहीं था, अधिकार राज्य की मांग करते हैं। लेकिन जो मूल कथन है वो आपका ग्रीन का है, और इसकी जो व्याख्या है वो अर्नेस्ट बार्कर द्वारा की गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में मार्क्स ने राज्य को बुर्जुआ वर्ग की कार्यकारिणी कहा था? तो साथियों, कार्ल मार्क्स ने जो बुर्जुआ वर्ग की जो कार्यकारिणी समिति कहा था राज्य को, वो कहा था आपका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? तो चारों विकल्प चेक कर लेते हैं। पहला कथन है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये कथन हीगल का है। राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, ऐसा मानते हैं आपके जो है लोक कल्याणकारी राज्य। राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये व्यक्तिवादी मानते हैं। और राज्य शोषण का एक उपकरण है, ये कार्ल मार्क्स मानते हैं। सामाजिक अभियांत्रिकी का जो सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया था किस उदारवादी चिंतक ने प्रस्तुत किया? तो ये कार्ल जे पॉपर हैं। इन्होंने जो है अपनी पुस्तक द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, मुक्त समाज और उसके दर्शन के अंतर्गत प्रस्तुत किया था। तो एक चीज़ और जानना होगा कि कार्ल पॉपर ने इसी पुस्तक में प्लेटो और कार्ल मार्क्स की जो है उन्होंने जो है आलोचना की थी। इसी में उन्होंने जो है प्लेटो को खुले समाज का शत्रु कहा था। अगला कथन है, किसने कहा था कि राज्य का अस्तित्व है क्योंकि अपराध का अस्तित्व है? तो ये जो व्यक्तिवाद के समर्थक थे स्पेंसर, उन्होंने कहा था कि राज्य का अस्तित्व इसलिए क्योंकि अपराध का अस्तित्व है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। युद्ध के विषय में टी.एच. ग्रीन ने क्या कहा था? साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि टी.एच. ग्रीन जो है युद्ध के विषय में हीगल से बिल्कुल अलग विचार रखता है। जहां हीगल युद्ध को राज्य के लिए अनिवार्य मानता है और कहता है कि जो विश्वात्मा द्वारा जो है अपने सर्वोत्तम रूप का जो अभिव्यक्ति होती है वो युद्ध द्वारा की जाती है, और जो युद्ध जो है राज्य के लिए अनिवार्य है, राज्य की सुरक्षा के लिए भी अनिवार्य है, और राज्य में जो है राष्ट्रीयता का चेतना का प्रसार भी युद्ध के द्वारा होता है। लेकिन टी.एच. ग्रीन हीगल से सहमत नहीं है और वो युद्ध का समर्थन नहीं करते हैं। तो टी.एच. ग्रीन ने कहा था कि सामूहिक नरसंहार का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये युद्ध के विषय में टी.एच. ग्रीन का कथन है। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की जो अवधारणा है वो इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो वैज्ञानिक व्यक्तिवाद के जो अवधारणा है इसका प्रतिपादन हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यथार्थ इच्छा वास्तविक इच्छा है तथा वास्तविक इच्छा यथार्थ इच्छा है, ये महत्वपूर्ण कथन किसका है? ये हाब हाउस ने कहा था। हाब हाउस ने अपनी कृति एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय के मूल तत्व में लिखा कि स्वतंत्रता के आधारशिला सामाजिक बंधन के आध्यात्मिक प्रकृति और सर्वहित का युक्त स्वरूप है। आदर्शवादियों की तरह हाब हाउस ने स्वीकार किया कि व्यक्तिक हित सर्वहित के साथ जुड़ा होता है और सर्वहित का आधार व्यक्तिक हित होता है। अगला प्रश्न है, ग्रीन के अनुसार अधिकार क्या है? कि ग्रीन के अनुसार जो अधिकार हैं वो मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए बाह्य परिस्थितियां हैं। अगला प्रश्न है कि किसने व्यक्ति की वास्तविक इच्छा तथा यथार्थ इच्छा में अंतर किया? तो साथियों, रूसो ने अपनी समान इच्छा के अंतर्गत जो है वास्तविक इच्छा तथा यथार्थ इच्छा में अंतर किया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किसने कहा था व्यक्ति स्वयं अपने ऊपर अपने शरीर पे संप्रभु है और मस्तिष्क के ऊपर प्रभुता संपन्न है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है। स्वतंत्रता के संबंध में जे.एस. मिल ने कहा था कि मनुष्य अपने स्वयं के ऊपर अपने शरीर के ऊपर तथा मस्तिष्क के ऊपर संप्रभु है। किसने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इस अधिकतम सुख के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का प्रतिपादन जो है बेंथम ने किया था। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का प्रस्ताव इंग्लैंड की संसद में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व का जो प्रस्तुत किया था वो टॉमस हेयर ने किया था। किसने कहा था कि मत देने का अधिकार केवल उन्हीं को प्राप्त होनी चाहिए जिनमें बौद्धिक योग्यता है और एक जिसमें बौद्धिक योग्यता की एक सुनिश्चित मात्रा विद्यमान, चाहे वो स्त्री हो और पुरुष हो। तो मैंने जैसे अभी बताया था कि मिल ऐसा विचारक है जो मत देने के लिए बौद्धिक योग्यता को अनिवार्य मानता है। निम्नलिखित में से कौन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के विचार का प्रतिपादन करता है? तो जी.एस. मिल ही जो है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व का विचार का प्रतिपादन करते हैं, क्योंकि उनको कहते हैं सबको समान मत नहीं दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, किसने दलों को विचारों के दलाल के रूप में प्रस्तुत किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई सारी परीक्षाओं में आपको ये बार बार रिपीट होते मिलेगा। और ये कहा था लावेल ने। लोगों की आवाज़ बेतुकी होती है, यह ईश्वर की आवाज़ नहीं होती है, यह ईश्वर की आवाज़ नहीं हो सकती। यह किसने कहा था? ये कहा था अलेक्जेंडर पोप ने। नीचे दो वक्तव्य हैं और दोनों को देखना है कि ए.आर. सही की व्याख्या है कि नहीं है। दबाव समूह का अस्तित्व मात्र लोकतांत्रिक राज्य में संभव है, ये कथन गलत है, क्योंकि दबाव समूह का अस्तित्व बिना लोकतांत्रिक राज्यों में भी होता है। निरंकुश राज्यों में दबाव समूह अपने अस्तित्व के लिए राजनीतिक दलों पर निर्भर करते हैं, ये कथन सही है। तो आपका आंसर नंबर डी सही है, जिसमें आपका एक गलत है किंतु आर सही है। अगला प्रश्न है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंटल अप्रोच पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसके लेखक है गैब्रियल आलमंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतंत्र में दबाव समूह का कार्य नहीं है? तो दबाव समूह जो अपने हितों के लिए कार्य करते हैं, लेकिन वो सरकार निर्माण के लिए चुनाव नहीं लड़ते। चुनाव लड़ना राजनीतिक दलों का कार्य है, दबाव समूह का नहीं। संविधान के बिना एक राज्य ना होकर अराजकता का शासन होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है और बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया, खासकर जो है शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो ये कथन जेलिनेक का है। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान नमनीय तथा विकसित है? तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो विकसित तथा नमनीय है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान शक्तियों के वितरण की योजना अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को प्रदान करता है? तो जो कनाडा का जो संविधान है वो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को प्रदान करता है और जो भारत का संविधान है वो भी अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को प्रदान करता है। संसदात्मक राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध संसद द्वारा निर्मित विधि को अवैध घोषित कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को कहा जाता है न्यायिक सर्वोच्चता कहा जाता है। न्यायिक सर्वोच्चता के अंतर्गत जो है न्यायालय अगर किसी जो है विधि को असंगत पाती है, जो संविधान है उससे असंगत पाती है, तो वो इसे अवैध घोषित कर सकती है। अगला प्रश्न है,
मॉन्टेस्क्यू ने शक्तियों की जो मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है उसका उद्देश्य क्या है? तो जो मॉन्टेस्क्यू ने अपने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था उसका उद्देश्य था व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करना। और इन्होंने जो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का जो प्रतिपादन था वो अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में इन्होंने किया था। संस्थात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्य तथा नीतियों के प्रति उत्तरदायी होती है। तो चूंकि संस्थात्मक शासन व्यवस्था में, जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि दो प्रकार की जो है इसमें प्रमुख होते हैं, नाम मात्र का प्रमुख और जो है वास्तविक प्रमुख। जो वास्तविक प्रमुख होता है वो मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के साथ होता है और वो विधानमंडल के प्रति या लोकसभा के प्रति भारत में उत्तरदायी होता है। हाउ ब्रिटेन इज गवर्नड का लेखक कौन है? तो जो हाउ ब्रिटेन इज गवर्नड की पुस्तक के लेखक जो है आपके रैमजे म्योर हैं, और रैमजे म्योर जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी थे। मंत्रिमंडल एक संयोजक है जो राज्य के विधायी भाग को उसके कार्यपालिका भाग से बांध देती, ये कथन है बेजहॉट का। संस्थात्मक व्यवस्था दल की भावना को सघन बनाती है तथा उसे सदैव जीविका प्रदान करती रहती है, ये कथन है लॉर्ड ब्राइस का। इंग्लैंड में निम्नलिखित में से किस एक का न्यायिक पुनरावलोकन होता है? देखिए, ऐसे तो इंग्लैंड में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन प्रदत्त विधान के संबंध में वहाँ पर भी न्यायिक पुनरावलोकन होता है। न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है वो भारत और यूएसए के न्याय प्रणाली में पाया जाता है। एक व्यवस्थापिका जो मंत्रिमंडल के समक्ष निर्बल है तथा एक मंत्रिमंडल जो राज्याध्यक्ष के समक्ष निर्मल है, किस देश की मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता को इंगित करता है? तो जो फ्रांस की संस्थात्मक शासन व्यवस्था है उसके अंतर्गत ये विशेषताएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है? भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सर्वप्रथम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत की गई थी और इसकी स्थापना जो है 1774 में हुई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान करने के प्रयोजन में भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रभावित हुआ? तो भारत में जो राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है वो जर्मनी की वीमर संविधान से प्राप्त है। किस संविधान से भारतीय संविधान के निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के दर्शन को ग्रहण किया गया है? बहुत सरल प्रश्न है और बहुत सारी परीक्षा में पूछा गया। तो आयरलैंड के संविधान से हमारे नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? तो आर्टिकल नंबर जो है 75 में उनके मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति से संबंधित जो है सभी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति करता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक धन विधेयक नियमतः संसद के केवल निम्न सदन में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, किंतु यदि धन विधेयक की प्रकृति के संबंध में कोई विवाद है तो निम्न में से कौन इसकी प्रकृति को निर्धारित करने की सत्ता रखता है? तो कोई भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के 3 के अंतर्गत यदि प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इसका निर्णय जो है आपका लोकसभा स्पीकर करता है और उसी का निर्णय अंतिम होता है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा सुधार करना। उपर्युक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? साथियों, ये जो कथन है अनुच्छेद 51 A के अंतर्गत है और ये जो है आपके मूल कर्तव्यों के अंतर्गत है। अब मूल कर्तव्यों को जो भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में सम्मिलित किया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करता है। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसको जो है अंतर्निहित माना जाता है? तो अनुच्छेद 19(1) काम में जो प्रेस की आज़ादी है उसको भी माना जाता है। एक ऐसी रिट जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदेश शक्तियों के अंदर करना चाहे थे, उस रिट को क्या कहते हैं? तो साथियों, उस रिट को जो है मंडमेश कहते हैं या परमादेश कहते हैं। न्यायालय द्वारा जब किसी सार्वजनिक या अर्ध सार्वजनिक वैधानिक प्राधिकारी को अपने सार्वजनिक कर्तव्यों के पालन हेतु रिट जारी की जाती है तो उसे परमादेश कहते हैं।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय यह है कि इसके सभी निर्णयों को साक्ष्यात्मक मूल्य होता है तथा उन पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। तो विकल्प नंबर हमारा जो बी है वो सही है। अगला प्रश्न है, योग्यता, अनुभव तथा सेवा की भावना से पूर्ण व्यक्तियों को प्रतिनिधि प्रदान करने के संबंध में भारत के संविधान के निर्माता किस देश के उदाहरण से प्रभावित हुए? तो जो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो योग्यता, अनुभव तथा सेवा की भावना से पूर्ण व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है वो आयरलैंड के संविधान से प्रभावित थे। तो हमारा आंसर है आयरलैंड। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस प्रावधान में प्राकृतिक न्याय की अवधारणा नहीं? तो जो आर्टिकल नंबर 14 है उसके अंतर्गत नैसर्गिक न्याय का जो है उल्लेख है कि विधि के समक्ष किसी व्यक्ति को असमान नहीं समझा जाएगा, सभी लोग विधि के समक्ष समान होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार निवारक निरोध द्वारा अवरोधित होता है? तो निवारक निरोध द्वारा जो हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है वो अवरोधित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कुल मिलाकर मूल अधिकार, तो जो हमारे जो मूल अधिकार वो किस प्रकार है? तो वो उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत को व्यक्त करते हैं। तो हमारा जो विकल्प नंबर सी है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो है सर्वोच्च न्यायालय प्रारंभिक अपील तथा परामर्श क्षेत्राधिकार रखता है, ये विकल्प बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडल में एक केंद्रीय स्थिति होती है। भारत में गठबंधन सरकारों की परंपरा बनती जा रही, तो ये बिल्कुल सही है। कथन और कारण दोनों सही, परंतु जो है कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमारा विकल्प नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण से ये भी संबंधित है। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, ये सही है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। तो साथियों कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन वो इसकी व्याख्या नहीं करता है, तो विकल्प नंबर बी हमारा सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो जो आपातकालीन घोषणा 352 के अंतर्गत है वो युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में की जा सकती है। अगला प्रश्न है, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो आर्टिकल नंबर 245 और 246 जो है इसको विनियमित करता है। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था से, तो निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली लागू की गई? बहुत बार पूछा गया है और बहुत सरल प्रश्न है कि राजस्थान में जो है पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। और पंचायती राज की स्थापना का जो प्रावधान है वो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत और भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 40 के अंतर्गत किया गया है। और 1959 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था लागू की गई थी। और इसमें जो प्रथम स्तर था वो ग्राम पंचायत था, द्वितीय स्तर प्रखंड, ये क्षेत्रीय समितियां थी, तृतीय स्तर पे जो है जिला परिषद थी। और इसी को जो है 1959 में लागू किया गया और सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में यह व्यवस्था लागू की गई थी। भारतीय संविधान तथा अमेरिकी संघवाद से संबंधित प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित निषेधाधिकार शक्तियों में से कौन भारत के राष्ट्रपति को उपलब्ध है? देखिए आर्टिकल नंबर 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो किसी भी विधेयक पर अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति देता है और इसी के अंतर्गत उसे जो है निषेधाधिकार या वीटो का अधिकार प्राप्त है। तो उसे संपूर्ण विशेष निषेधाधिकार प्राप्त है, जेबी निषेधाधिकार प्राप्त है और निलंबक, लेकिन प्रतिबंधक निषेधाधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु भारत की संघीय व्यवस्था तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था में एक समान है? तो जो भारत की संघीय व्यवस्था है और जो अमेरिका की संघीय व्यवस्था है उसमें शक्तियों को जो वितरण होता है केंद्र तथा इकाइयों के बीच में वो समान है, लेकिन भारत में जो अवशिष्ट शक्तियाँ वो केंद्र को दी गई हैं और अमेरिका में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो आपके जो है राज्यों को प्रदान की गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राज्य विधान परिषद द्वारा प्रयुक्त शक्ति किस प्रकार की है? तो जो भारत में जो राज्य विधान परिषद है उसकी जो शक्ति है वो परामर्शात्मक तथा विलंबकारी दोनों प्रकार की है।
किस देश में राज्याध्यक्ष को आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो जो भारत का राष्ट्रपति है, आर्टिकल नंबर 123 के तहत उसे अध्यादेश की जारी करने की शक्ति प्राप्त है। और जिस समय संसद के सत्र न चल रहे हो और किसी महत्वपूर्ण जो है विषय पे जो है तत्काल कानून लाना अनिवार्य हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो है आर्टिकल नंबर 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से नए कानून को अमल में ला सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने भारत के संविधान को अर्धसंघात्मक के रूप में परिभाषित किया? तो प्रोफेसर केसी वियर ने जो है इसे अर्धसंघात्मक संविधान के रूप में परिभाषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र से, जब लाग सीमित राजतंत्र के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं तब वह आधारशिला रखते हैं। तब वो जब लाग ने सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो उन्होंने प्रजातंत्र के जो है सिद्धांत का प्रतिपादन किया या उसकी आधारशिला रखा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के आदर्शपरक सिद्धांत का प्रतिपादन करता है? तो आइए विकल्प देखते हैं, रॉबर्ट डहे, सार्टोरी, बार्टोमर और सीबी मैकफर्सन। तो जो सीबी मैकफर्सन है वो जो है लोकतंत्र के आदर्शात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक है और उनके अनुसार सच्चा लोकतंत्री समाज मनुष्यों की सृजनात्मक शक्ति और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देगा, केवल उपयोगिता संतुष्टि का अधिकतम विस्तार नहीं करेगा। मैकफर्सन ने अपनी प्रसिद्ध कृति डेमोक्रेटिक थ्योरीज एसेस इन रिट्रीवल के अंतर्गत लोकतंत्र के अनुभववादी सिद्धांत की आलोचना करते हुए लोकतंत्र के नैतिक आधार को फिर से पुष्ट करने पर बल देते हैं। नेक्स्ट जो है सूची को मिलान करना है। देखिए, निवेश निर्गत यानी इनपुट आउटपुट सिस्टम किसका है? डेविड स्टर्न। दो है अभिजनों का परिसंचरण पैरेटो से संबंधित। वर्गतंत्र का लॉ का जो नियम है वो रॉबर्ट मिशेल से, और संरचनात्मक प्रक्रियात्मक जो है ग्रेबियल आमंड से रिलेटेड है। कौन इस दृष्टिकोण का है कि सामान्यतः स्वतंत्र संस्थाओं की यह एक आवश्यक शर्त होती है कि सरकार की सीमाएं मोटे तौर पर राष्ट्रीयताओं की सीमाओं के अनुरूप हों? तो जे.एस. मिल का ये मानना था कि सामान्यतः स्वतंत्र संस्थाओं की यह आवश्यक शर्त होती है कि सरकार की सीमाएं मोटे तौर पर राष्ट्रीयताओं की सीमाओं के अनुरूप हों। प्लेटो के जो साम्यवाद का सिद्धांत है वो केवल एक वर्ग विशेष पर ही लागू होता है। जो प्लेटो का साम्यवाद है वो सब पे लागू नहीं होता है, वो शासक और सैनिक वर्ग पे ही लागू होता है। आइए देखते हैं कौन प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु मानता है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया कि जो कार्ल पॉपर है उन्होंने अपनी पुस्तक ओपन सोसाइटी एंड इन इट्स इनेमीज में जो है प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु बताया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लेटो के संबंध में? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का एक अवतरण है, तो ये जो है कथन हीगल का है, तो ये कथन इनका नहीं। राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, ये कथन अरस्तु का है, ये भी प्लेटो का नहीं है। राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है, ये प्लेटो का कथन है। मैं हूँ राज्य हूँ, ये लुई 14वां का कथन है। देखिए, जब प्लेटो कहता है कि राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है तो वो क्या मानता है कि जिस प्रकार व्यक्ति के जो आत्मा होती है वो जब बृहत रूप में प्रकट होती है तो वो राज्य के रूप में प्रकट होती है। प्लेटो ने कहा था कि राज्यों का जो जन्म है वृक्षों या चट्टानों से नहीं अपितु उनमें बसने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लेटो के अनुसार आदर्श शासक दार्शनिक सम्राट होंगे? हाँ, तो ये कथन में प्लेटो का बिल्कुल सही है। प्लेटो ने कहा था, प्लेटो के अनुसार दार्शनिक सम्राट के पास परिवार तथा संपत्ति नहीं होगी, ये भी सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं, तो इसलिए विकल्प हमारा बी सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक राजनीति विज्ञान की रचना नहीं अपितु शिक्षा पर अब तक लिखे गए ग्रंथों में सबसे सुंदर प्रबंध है, यह कथन किसने कहा? ये रूसो ने कहा था। ये कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। रॉबर्ट मिचेल्स ने निम्नलिखित में से किसी एक दल का गहन अध्ययन कर अपने वर्गतंत्र का लौह नियम प्रस्तुत किया था? तो जो रॉबर्ट डहेल हैं उन्होंने जो अल्पतंत्र का लौह नियम प्रस्तुत किया था, उन्होंने जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गहन अध्ययन किया था और इसी के आधार पर उन्होंने कहा जो ये अल्पतंत्र का लौह नियम होता है इसमें जो शासन सत्ता होती है वो एक दल में जो है जो बड़े लोग होते हैं उनमें होती है, इसके छोटे छोटे कार्यकर्ताओं में निहित नहीं होती है। इसीलिए उन्होंने कहा जो गुटतंत्र है या अल्पतंत्र है ये इन्हें गिने लोगों के पास ही रहती है। जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते अथवा इस
विश्व के राजाओं तथा राजकुमारों में दर्शन की भावना तथा शक्ति नहीं आ जाती तब तक नगर राज्य को उनकी बुराइयों से मुक्ति नहीं मिलेगी। ये बहुत प्रसिद्ध कथन है और ये प्लेटो का है। दार्शनिक राजाओं के सिद्धांत के प्रतिपादन के संबंध में कहा गया था। प्लेटो की रिपब्लिक का अंतिम आदेश, जो अंतिम संदेश है वो क्या है? वो है दार्शनिक सम्राट के शासन की स्थापना करना। प्लेटो के साम्यवाद का लक्ष्य है राज्य की एकता। अगला प्रश्न देखते हैं। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? तो जो प्लेटो की पुस्तक है उसे हम हिंदी में कहते हैं न्याय से संबंधित, यानी कंसर्निंग जस्टिस। कंसर्निंग जस्टिस जो है प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का उपशीर्षक है। प्लेटो के साम्यवाद का जो सिद्धांत है वो किस प्रकार कुलीन तंत्रात्मक है, क्योंकि उसने जो है एक वर्ग विशेष को ही शासन में साम्यवाद, एक वर्ग विशेष के लिए ही साम्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है, इसमें कुछ पुस्तकें हैं जिनका मिलान करना है। तो जो डेमोक्रेटिक थ्योरी है वो आपकी सार्टोरी की पुस्तक है, इसको 3 इसमें मिला दीजिए। इलीट एंड सोसाइटी टीबी बाटोमोर की है। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस जो रॉबर्ट डहल की, और ए थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स की, और ये 1971 में लिखी, और इसी के अंतर्गत जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। आइए देखते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो गांधी जी खिलाफत आंदोलन से संबंधित थे और भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे, व्यक्ति सत्याग्रह से, लेकिन स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन से जो संबंधित आपके एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक थे। स्वदेशी आंदोलन से संबंधित सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। निम्नलिखित में से कौन द इंडियन स्ट्रगल का लेखक है? तो जो इंडियन स्ट्रगल है वो आपकी जो है सुभाष चंद्र बोस की रचना है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ये भी बहुत पूछा गया है प्रश्न, और ये लोकमान्य तिलक को वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक में जो है इनको भारतीय अशांति के जनक के रूप में जो है इंगित किया था। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को ब्रिटिश संसद ने पारित कब किया था? तो भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को जो है ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 में पारित किया था। ए नेशन इन मेकिंग की पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले भारतीय थे जिन्होंने ICS की परीक्षा पास की थी। अब ये 4 जो है मूवमेंट है, आंदोलन है, इनको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले जो स्वदेशी आंदोलन है ये हुआ था 1905 में। आइए पहले इनके समयावधि देख लेते हैं। होम रूल आंदोलन जो है 1916 में हुआ था, और असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था, तो इसको 1920 कर देते हैं। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आपका 1930 में। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये क्रम में है। साथियों, इसी के साथ जो है ये पेपर समाप्त होता है, और इसके अंतर्गत हमने 120 प्रश्नों को हल किया। हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।